स्वागत है आप सभी लोगों का एनके इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज लेके आए हैं हम आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 5, जो कि पिछले 4 लेक्चरों के बाद आज ये हमारा 5वां लेक्चर है, जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आपका ये क्रैश कोर्स, जो सीरीज़ चल रहा था क्रैश कोर्स का, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। तो क्वेश्चंस को पहले लिख देते हैं, उसके बाद देखिएगा कौन सा ये क्वेश्चंस है। शायद मुझे नंबर याद नहीं, फिर भी क्वेश्चन करके लिख देता हूँ। हेनरी के नियम को लिखें। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, जो कि यहाँ पे लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट। हेनरी का नियम बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो बिना देरी करते हुए इसके उत्तर को लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या होता है। लिख देता हूँ पहले मैं उत्तर, उसके बाद आपको अच्छे से समझाता हूँ। किसी स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता गैस के विलेयता को हम m से यहाँ पे दिखाते हैं। किसी स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो ये आपका हेनरी का नियम है, जो कहता है किसी स्थिर ताप पे, आपका एक ताप निश्चित ताप है, उसमें जो किसी गैस की विलेयता जो होगी, मतलब जितना गैस आप घोलोगे वो उतने ही गैस के समानुपाती होगा। अगर इसको इस तरह से बोलें फॉर्मूला के टाइप, तो देखिए ये क्या कहता है, गैस की विलेयता मतलब हम जो गैस घोल रहे हैं, घुली हुई गैस, ठीक है ना, m का मतलब है घुली हुई गैस। ये गैस जो है सीधा समानुपाती होता है इसके दाब के। m बराबर, जब भी समानुपाती का निशान हटता है तो एक नियतांक होता है, जिसे यहाँ पे नियतांक है k, तो ये बन जाएगा kp। अब यहाँ पे बता दूं कौन क्या है। m है आपका घुली हुई गैस की मात्रा, और आपका P है गैस का दाब, और आपका K है नियतांक। तो हेनरी का नियम क्या कहता है, किसी स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता, मतलब विलेयता की मात्रा बोल सकते हैं, मात्रा भी, जो हम विलेयता किए हैं गैस को, मिलाए हैं, घोले हैं, वो सीधा समानुपाती होता है इस दाब के। तो ये हेनरी का नियम कहता है। इसे मोल अंश से भी परिभाषित किया जाता है। हम देखें मोल अंश के रूप में, मोल अंश के रूप में, उसमें क्या कहता है हेनरी का नियम, तो देखते हैं। कहता है किसी गैस का वाष्प अवस्था में, यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी गैस की वाष्प अवस्था में
अवस्था में गैस का दाब किसी गैस की वाष्प अवस्था में गैस का दाब मोल अंश के समानुपाती होता है। तो ये मोल अंश के रूप में इसको परिभाषित किया है हेनरी ने। तो मतलब क्या बोल रहा है, गैस का दाब मतलब P, ये समानुपाती होगा इसके मोल अंश को। मोल अंश को दिखाने के लिए हम x से दिखाते हैं। x जब भी समानुपाती का निशान हटता है बराबर आता है, और समानुपाती का निशान हटते ही एक नियतांक आता है। यहाँ नियतांक है हेनरी नियतांक। तो यहाँ जो KH है ये है हेनरी नियतांक। अब यहाँ पे कौन क्या है देखें तो P तो पता है गैस का दाब है, X है मोल अंश, KH है हेनरी नियतांक। अब इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचें। छोटा सा जगह है यहीं पे बना देता हूं। P व X के मध्य ग्राफ। तो ग्राफ खींचते हैं तो इसका ग्राफ ये वाला y एक्सिस, ये वाला x एक्सिस। तो x एक्सिस पे हम लेते हैं हम मोल अंश को, जो x है, और ये ऊपर लेते हैं हम P को जो गैस का दाब है। इन दोनों का ग्राफ जो होता है वो एकदम सरल रेखा में होता है, इस तरह से सरल रेखा में। P व X का मध्य जो ग्राफ खींचते हैं, जो मोल अंश और गैस का दाब होता है, ये सरल रेखा में क्यों होता है? क्योंकि ये एक दूसरे के समानुपाती है। कहने का मतलब समानुपाती का मतलब होता है अगर गैस का दाब को हम बढ़ाएं, तो मोल अंश भी बढ़ेगा, या कहें मोल अंश को बढ़ाएं तो गैस का दाब भी बढ़ेगा। इस वाले केस में भी होगा, अगर गैसों की मात्रा बढ़ाएं तो दाब भी क्या होगा? बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब ये होगा। तो आज का ये हेनरी का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट में से एक माना जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम को लिखें। तो मैं इसको शुरू से आपको समझाता हूँ, बेसिक से जितना भी हो सके आपको बताता हूँ, क्योंकि ये एक क्रैश कोर्स है। तो हम एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर को हम किसी चीज़ों से ढक देते हैं। ये आपका जो कंटेनर है ये द्रववन है, वो भी बोले तो शुद्ध द्रववन है, शुद्ध द्रववन जिसमें कि द्रववन भरा हुआ है। दूसरा कंटेनर ले, ये शुद्ध द्रव 2 का कंटेनर है। इन दोनों को मिला के एक विलयन बनाया गया। जो द्रववन +2 का मिश्रण है। अब इसमें गैसों का वाष्प बढ़ेगा, जो आपका होगा P1 नॉट। P1 नॉट आपका है द्रववन का आंशिक वाष्प दाब, द्रववन का
आंशिक वाष्प दाब। इसमें जो आपका उड़ेगा वाष्प बनके, इसमें जो उड़ेगा वाष्प बनके वो होगा P2 नॉट। मतलब ये जो P2 नॉट होगा ये होगा द्रव 2 का आंशिक वाष्प दाब। अब यहाँ जो होगा इसमें दोनों के गैस, दोनों का दाब ऊपर जाएंगे, P1 और P2 के भी। तो P1 है आपका, P1 होगा आपका द्रव 1 का वाष्प दाब, द्रव 1 का वाष्प दाब, सॉरी यहाँ पे आंशिक शब्द यूज नहीं करेंगे, द्रव 1 का वाष्प दाब, क्योंकि आंशिक नहीं होगा, क्योंकि शुद्ध द्रव 1 एक ही द्रव है तो द्रव 1 का ही वाष्प दाब रहेगा, द्रव 2 है तो उसका ही वाष्प दाब रहेगा। यहाँ पे आंशिक शब्द का यूज करेंगे क्योंकि इसमें दो मिश्रण है, तो P1 जो होगा द्रव 1 का आंशिक वाष्प दाब होगा, आंशिक वाष्प दाब। और P2 जो होगा वो द्रव 2 का आंशिक वाष्प दाब होगा। अब इसके अनुसार से राउल्ट के नियम क्या कहते हैं? हाँ, चूंकि राउल्ट के नियम जो होते हैं ना, द्रव प्लस द्रव का मिश्रण होता है, मतलब ये है कि द्रव को ही द्रव में मिलाते हैं, ये वाला मिश्रण होता है। तो राउल्ट का नियम क्या कहते हैं? किसी भी विलयन में द्रव का आंशिक वाष्प दाब का आंशिक वाष्प दाब उसके किसी भी विलयन में द्रव का आंशिक वाष्प दाब उसी के मोल अंश के समानुपाती होता है। इस कंटेनर में जो द्रव 1 और द्रव 2 है उसी के अनुसार हेनरी ने बताया कि इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर P1 का जो वाष्प दाब होगा वो उसी के मोल अंश के समानुपाती होगा। अगर P2 का वाष्प दाब देखें तो वो भी समानुपाती होगा उसी के मोल अंश के समानुपाती, मतलब X2 मोल अंश के समानुपाती। जो P1 है दाब, वो P1 दाब किसके वजह से, P1 दाब किसकी वजह से है? X1 की वजह से। P2 दाब जो है वो X2 की वजह से। अब इस तरह से कहीं भी आपका कहीं भी समानुपाती का निशान हटता है तो बराबर आता है और उसके बीच नियतांक आता है। यहाँ पे जो नियतांक आएगा वो होगा P1 नॉट X1। और यहाँ जो होगा P2 बराबर P2 नॉट X2। अगर टोटल करके देखें कि P टोटल कितना होगा, टोटली वाष्प दाब जो होगा, टोटल वाष्प दाब उसे ही P2 कहते हैं। तो ये होगा टोटल वाष्प दाब P1 जोड़ P2 के। तो इस तरह से P टोटल कितना हो जाएगा? P1 आपका है P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2। तो P टोटल आपका हो जाएगा P1 नॉट X1 और P2 नॉट X2। ये आपका राउल्ट का नियम है। उम्मीद करता हूं राउल्ट का नियम आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्रैश कोर्स का अगला क्वेश्चन होने वाला है। तो देखते हैं कौन है। इसी से रिलेटेड आपका अगला क्वेश्चन होगा।
ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन विलयन में अंतर स्पष्ट करें। अब उत्तर करते हैं, इसका उत्तर लिखते हैं। अब इसका उत्तर लिखते हैं। तो जब भी अंतर वाला कुछ आए तो उसको दो खंडों में बांट दीजिए, मतलब कुछ इस तरह से। एक साइड लिखिए आदर्श विलयन, एक तरफ लिखिए आप अनादर्श विलयन। अब इसके अंतरों को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अंतर है, सबसे पहला अंतर वो है जो राउल्ट के नियम से ही आता है। तो सीधा सा लिख सकते हैं आदर्श विलयन का, इसकी परिभाषा ही होगी। तो लिख देता हूं मैं, जो राउल्ट के नियम की पालना करता है आदर्श विलयन कहलाता है। पहला अंतर तो यही हो गया। अब इसमें क्या होगा, अनादर्श में क्या होगा आपका, जो राउल्ट के नियमों की पालना करता है वो आदर्श विलयन है, तो जो राउल्ट के नियम का पालना नहीं करता है वो अनादर्श विलयन होगा। जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करता है अनादर्श विलयन कहलाता है। तो इसमें देखें, राउल्ट का नियम कहता क्या है, P1 बराबर होंगे P1 नॉट x1 के, P2 बराबर होंगे P2 नॉट x2 के। तो इस तरह से टोटल P टोटल होंगे P1 प्लस P2 के। बट अनादर्श विलयन में क्या होगा कि P1 बराबर नहीं होगा P1 नॉट x1 के। दूसरा, P2 बराबर ये भी नहीं होगा P2 नॉट x2 के, ये पालना नहीं करेगा। तो टोटली भी इसका क्या हो जाएगा, P टोटल आपका बराबर नहीं होगा P1 प्लस P2 के। ये आपका राउल्ट के नियम का पहला अंतर हुआ। अब इसके दूसरे अंतर पे चलें। मान के चलो कोई A एक द्रव है, दूसरा A इसी के अंदर द्रव है। तो A का आकर्षण बल इसमें मिला देंगे B वाला, B का आकर्षण बल। इनसे जो मिलेगा वो बराबर होगा A और B के आकर्षण बल से। इस वाले में बिल्कुल अलग होगा। A
का आकर्षण बल BB का आकर्षण बल ये बराबर नहीं होगा AB के आकर्षण बल से। मतलब इसके अंदर एक कंटेनर में AA ही भरे, सिर्फ AA करके वही भरे, तो उसका जो आकर्षण बल होगा वो AA के आकर्षण बल से चिपका होगा, जिसमें दूसरा वाला कंटेनर में BB के आकर्षण बल के बराबर होगा, चिपका होगा। जो इससे बनेगा वो AB के आकर्षण बल से दोनों चिपका होगा, और इसमें ये पालना नहीं करता है। यही आपका क्या, अनादर्श विलयन। तीसरा अंतर देखते हैं, आयतन में परिवर्तन। परिवर्तन बराबर 0, मतलब डेल्टा V मिश्रण बराबर 0। इसमें तीसरा होगा वही आयतन में परिवर्तन, सीधा हम लिख देते हैं डेल्टा V मिश्रण 0 के बराबर नहीं होगा। इस वाले केस में चौथा अंतर आपका होगा आयनन ऊर्जा। ऊर्जा में परिवर्तन बराबर क्या होगा 0, मतलब इसको दिखाते हैं डेल्टा H मिश्रण से बराबर 0। तो इसमें क्या हो जाएगा, चौथा डेल्टा H मिश्रण बराबर क्या हो जाएगा 0 के बराबर नहीं होगा। तो इस तरह से आपका आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट हो चुका है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, कॉपी में नोट्स कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर के साथ अगले दिन। तब तक के लिए अलविदा।